कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप पिछले जो वीडियो लेक्चर में आपको जो सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के आपके इस चैप्टर में जिसका नाम था ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, उसमें आपने उन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। तो चलिए आज के इस थर्ड वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। आपका जो मेन आज का टॉपिक है वो क्या है? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक, हमें ध्यान रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ग्लोबलाइजेशन का, इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ा है। इस बात को बहुत सावधानी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो उसमें देखिए, अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कितना लंबा समय हो गया हमें इस ग्लोबलाइजेशन के पैटर्न को भारत में देखते हुए। यू नो दैट इन द 1990 डिकेड्स, 1990 के दशक में हमारे यहाँ उदारीकरण की प्रक्रिया लागू की गई थी, लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की गई थी। ठीक, और उस समय हमारे जो देश के वित्त मंत्री थे वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने उदारीकरण की प्रक्रिया को भारत में अडॉप्ट कराया था। ठीक, उस उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत हमने आपको बताया था कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है पॉलिसी का लिबरल होना, अर्थात जो ऑब्स्टेकल्स या जो ट्रेड बैरियर्स हैं किसी भी कंट्री में व्यापार करने के लिए, उन ट्रेड बैरियर्स को हटा देना। ठीक, सिंपली रूप से हम उदारीकरण को ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर जब उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो जब ट्रेड बैरियर्स खत्म होते हैं तो जो इंडिविजुअल हैं या कह सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, ठीक है, एक पर्सनल व्यक्ति या उनका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वो खुद आता है और वो किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का इच्छुक होता है, तो उससे प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ती है। ठीक है, तो पहले लिबरलाइजेशन, फिर प्राइवेटाइजेशन, और जब ये दोनों बड़े पैमाने पर काम करने लगते हैं तो वो पूरी प्रक्रिया क्या हो जाती है? ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है वो वर्ल्ड मार्केट का ओपन होना। ठीक, ओपन द इकोनॉमी फॉर ऑल एंड ओपन द मार्केट फॉर ऑल, ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर? ठीक, तो लगभग पास्ट 20 ईयर से हम लोग इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को देख रहे हैं, इसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर देख रहे हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है? कंज्यूमर्स पर पड़ रहा है। ठीक, नाउडेज द कंज्यूमर हैव द लॉट ऑफ चॉइस, ठीक, टू स्टैंडर्डाइज देयर लिवलीहुड। अपने लिवलीहुड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आज कंज्यूमर के पास बहुत से सारे चॉइस है, बिकॉज नंबर ऑफ फॉरेन कंपनीज एंड आल्सो द इंडियन कंपनीज वर्क इन ऑल ओवर द वर्ल्ड and they provided the latest technology in the different sectors and also they provided the best service, ठीक, and also they provide the better product and luxurious product for the consumers. So there was number of competition, there was lot of competition are available in the market and it's benefited directly consumers, और इसके द्वारा जो directly benefited होता है वो कौन हो रहा है? consumers benefited हो रहा है। ठीक, जैसे आज आप सोच लो, अगर आप एक सिंपल सी कोई भी चीज लेने जाओ तो उसके लिए आपके पास ब्रांड बहुत से अवेलेबल है। आप चर्चा करते हैं हम लोग कि किन सेक्टर्स पर ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। देखिए, नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज जिनको एमएनसीज कहते हैं, ठीक, नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज जिनको एमएनसीज कहते हैं, ये आज क्या करनी है? ये किन सेक्टर में इन्वेस्ट करनी है? जैसे मोबाइल फोन्स, ठीक, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईटी सेक्टर्स, अलग अलग प्रकार के आईटी सेक्टर में, मोबाइल फोन में, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में, इन सब सेक्टर्स में वो क्या कर रही है? फूड प्रोडक्ट्स में, ठीक, आप जो स्टेपल फूड देखते हैं, ठीक है, स्टेपल फूड को पैकेट फूड के रूप में कन्वर्ट करना। ठीक, जैसे एक समय क्या था? आलू क्या है? आलू आपका स्टेपल फूड था, मतलब आपका फेवरेट भोजन है। ठीक, अब आलू को चिप्स के माध्यम से बनाकर वो पैक फूड के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसमें केवल हमारी घरेलू कंपनियां ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियां भी इन्वॉल्व है। ठीक, तो इस तरह से आपको अब बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आपको कोई जरूरी नहीं कि अंकल चिप्स ही मिल जाए, आप तो आज लेज भी ले सकते हो ना भाई, सीधी बात है। अब पहले क्या था, एक आपको बढ़िया अच्छे ब्रांड के रूप में क्या था कि आपको अंकल चिप्स ही खाना है, अंकल चिप्स का विज्ञापन भी आता था। अब आज क्या है? आज तो आपको लेज भी मिल जा रहे हैं, ठीक है, आपको लहर के मिल जा रहे हैं, ठीक, आप बिकानों का मिल जा रहा है, मतलब बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं। ठीक, यहां तक कि स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स हैं, बालाजी वगैरह, बहुत से छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी इन सबका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंज्यूमर के पास और अब चॉइस की भरमार हो चुकी है, उनके पास बहुत चॉइस है, वो बहुत सी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम डायरेक्ट आते हैं कि इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है? इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन किसका? एमएनसीज पर। तो एमएनसीज पर कैसे? एमएनसीज बन रही है कि एमएनसीज जो है उनके ऊपर ऐसे? तो अब ध्यान समझते हैं
कि एमएनसीज के ऊपर भी पड़ेगा, मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर भी ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट पड़ा, और साथ साथ जो स्मॉल कंपनीज थी वो बिग कंपनीज के रूप में बदलकर वो मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई। ठीक, अर्थात स्मॉल जो कंपनीज थी उनके ऊपर इनका इंपैक्ट पड़ा, और उसके बाद जो एमएनसीज थी उनके ऊपर भी ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट पड़ा। अच्छा, एमएनसीज पर क्या इंपैक्ट पड़ा? एमएनसीज नाउ हैव कम्पेट इन द मार्केट। अब उनको मार्केट में कम्पेट करना पड़ रहा है, किससे? नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज से। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनीज से क्या करना पड़ रहा है? कम्पेट करना पड़ रहा है। सो दे प्रोवाइडेड द बेटर चॉइस फॉर द कंज्यूमर्स, इसलिए वो अब कंज्यूमर्स को बेटर चॉइस प्रोवाइडेड कर रही है। आप खुद सोच लो, एक समय वीवो के फोन, एक समय एप्पल के फोन, एक समय जिन प्रकार के चाइनीज ब्रांड के फोन, ठीक है, और चाइनीज की बात छोड़ो, उसके पहले जो और स्टैंडर्ड ब्रांड थे, नोकिया वगैरह के फोन, ये सब कितने कॉस्टली आते थे। अगर इनको आप अच्छी क्वालिटी का लेते थे तो अच्छी खासी आपको कीमत चुकानी पड़ती थी। आज जब से चाइनीज प्रोडक्ट आ गए भारत में, ठीक, भारत में क्या पूरी दुनिया में, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और बेस्ट एसएस थिंकिंग के साथ आपके सामने आ गए। कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की सारी चीजें आपको मिल रही हैं। तो लोग क्या, रुझान क्या हो गया कि लोगों का ध्यान उन पुरानी ब्रांड कंपनियों, उन पुरानी मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांड को छोड़कर सीधे चाइनीज कंपनियों के ब्रांड पर चला गया, है कि नहीं? हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर हाथ में एंड्रॉइड फोन हो रहा है। कारण क्या था? चाइनीज कंपनीज, जो मल्टीनेशनल चाइनीज कंपनी थी, इन्होंने विभिन्न देशों में जाके अपने सेटअप लगाए और वहां मोबाइल फोन सेक्टर में एक क्रांति ला दी। ठीक, आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फोन आपके पास अवेलेबल है। ये क्या है? ये चांसेस क्यों हुआ? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, पूरी दुनिया की मार्केट सबके लिए खुल गई। जो ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है, जिनको मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, दे आर सेट अप देयर plants in the different countries and also provide the better and cheap facilities to the producers, to the consumers. कंज्यूमर्स को उन्होंने बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई है, बेटर चॉइस प्रोवाइड कराई है, और उन सब का फायदा डायरेक्टली कंज्यूमर्स को मिल रहा है। ठीक, एमएनसी बात समझ आ गई। दूसरी बात करते हैं इंडियन कंपनीज की। इंडियन कंपनीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा? मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज आल्सो फेस द कंपटीशन इन द मार्केट। उनको भी मार्केट में कंपटीशन फेस करना पड़ा। तो किनसे? मल्टीनेशनल कंपनीज से। सो फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर पावर इन द मार्केट, अपने मार्केट में अपनी पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने क्या किया? दे चेंज देयर फॉर्म, इन्होंने अपना रूप बदला। नाउ नेशनल कंपनीज हैव इन्वेस्टेड न्यूअर टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी थी उसमें इन लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। ठीक, दे एक्सटेंडेड देयर प्लांट इन द डिफरेंट कंट्रीज, इन्होंने अपने प्लांट्स अलग अलग कंपनी में लगाने शुरू किए। एंड दे आल्सो प्रोवाइड द बेटर चॉइस विद चीप रेट इन बेस्ट क्वालिटी, बेटर चॉइस और चीप रेट में इन्होंने क्या किया? लोगों को अपने प्रोड्यूस प्रोवाइड कराने शुरू कर दिए। ठीक, तो अब हमारी बहुत सी इंडियन कंपनीज, जैसे टाटा की हम बात करें, हम इन्फोसिस की बात करते हैं, ठीक है, इसके अलावा एशियन पेंट की बात करते हैं, रैनबैक्सी की बात करते हैं, देयर आर द ओनली द स्मॉलेस्ट कंपनीज एट अ टाइम, बट नाउ डेज दे आर मल्टीनेशनल कंपनीज एंड दे आर ओरिजिन ऑफ इंडिया। ये इंडिया की अपनी कंपनीज है जो मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई है। बात में आ गई? तो अब तो दो बातें क्लियर हो गई कि मल्टीनेशनल कंपनीज का खुद की कई आपस की मल्टीनेशनल कंपनी से कंपटीशन हुआ, तो इन्होंने लोगों को सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट तैयार कराने शुरू कर दिए, उनको सप्लाई कराना शुरू कर दिया। दूसरा, इंडियन कंपनीज ने भी क्या किया? अपने स्वरूप को बदला, बड़े पैमाने पर आए, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और साथ साथ लोगों को सस्ते दरों पर अच्छी चीजें अवेलेबल कराने की बात भी इन्होंने शुरू की। ठीक, इसके अलावा बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज ने छोटी छोटी कंपनियों को हायर कर लिया, कुछ इंडियन कंपनीज ने भी कुछ फॉरेन कंपनीज को हायर कर लिया। तो इन्होंने अपने कह सकते हैं व्यापार के तरीकों के बदला, अपनी कंपनी का आकार, जो उसका कैपिटल था, कैपिटल को एक्सटेंड किया, पूंजी का विस्तार किया, और इस प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनीज और इंडियन कंपनीज दोनों पर ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट पड़ा। इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट लास्ट थिंग इज कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते, ये तो देखा जाए तो सब पॉजिटिव इंपैक्ट थी, लेकिन एक प्रकार से यहां नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। जो कंपटीशन था किसमें और अनसर्टेनिटी थी, वो एम्प्लॉयमेंट में। अब लोगों को, चूंकि नंबर ऑफ वर्कर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड नंबर ऑफ इंडस्ट्री आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, सो दे हैव द कंपनीज नीड टू मोर एंड मोर लेबर एंड लेबर आल्सो नीड टू एम्प्लॉयमेंट। भाई कंपनीज को ज्यादा कंपनी तो ज्यादा उनको लेबर की आवश्यकता थी, और लेबर्स को भी किसकी? रोजगार की आवश्यकता थी। लेकिन चूंकि कंपनियों के पास भी बहुत बड़े बेरोजगारी के, देखो जो रोजगार की हम बात करते हैं, तो भारत जैसे देश में अगर इनको कोई सेटअप करना है तो भारत में बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। सो
नंबर ऑफ कंपनीज हायर द लेबर इन मिनिमम वेजेस, कम से कम कीमत पर उनको लेबर मिलने लगा, ठीक। लेकिन उनकी जो गारंटी थी वर्किंग की वो स्टेब्लिश नहीं थी। कहने का मतलब द गारंटी ऑफ देयर वर्क इज नॉट श्योर, द गारंटी ऑफ देयर वर्क इज नॉट श्योर, उनकी जो गारंटी थी वर्क की वो श्योर नहीं थी, ठीक है। तो वो क्या आई, अनसर्टेनिटी किसमें आई, एम्प्लॉयमेंट में। तो कुल मिलाकर लोगों के रोजगार की गारंटी, रोजगार तो मिला लेकिन रोजगार लंबे समय तक उनका बना रहेगा इसकी गारंटी खत्म हो गई। तो एक प्रकार से लेबर क्लास के सामने अगर नौकरी के अवसर थे तो नौकरी जाने का उतना ही बड़ा खतरा उनके सामने विद्यमान था, क्योंकि कंपनियों को नई टेक्नोलॉजी, नए प्रकार की स्किल की आवश्यकता थी, और जब पुराने लोग नई स्किल को अडॉप्ट नहीं कर पाते तो उनको उन कंपनियों से निकल जाने का भी भय सताने लगा और लोग निकाले भी जा रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जो पड़ा है वो किस पर पड़ रहा है, रोजगार पर पड़ रहा है। तो रोजगार के क्षेत्र में कंपटीशन भी बढ़ा, लोगों को रोजगार मिल भी रहा है और लोग वर्तमान में तकनीकी गुणवत्ता को साबित ना करने के कारण वो निकाले भी जा रहे हैं, तो लोगों का रोजगार भी छिन रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे की जो चीजें हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको अवेलेबल कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।